नमस्कार। आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। आइए दोस्तों सुनते हैं डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी की लिखी कहानी जय श्री राम। सुनो, पिछले कंपार्टमेंट का लेडीज कूपे एकदम खाली है। तुम्हें यहाँ कौन सी परेशानी है? रोहित झुंझला उठे थे। परेशानी क्यों नहीं है, हम पहले से ही 5 हैं। उस पर यह महिला पूरे 3 बच्चों के साथ एक बर्थ पर हक जमाने के नाम पर पूरी जगह घेरे बैठी है। बच्चे गंदगी फैलाएंगे सो अलग। मैं धीमे से फुसफुसाई थी। यात्रा में थोड़ी तकलीफ तो उठानी ही होती है, वरना फर्स्ट क्लास में चलो। पर वहां तुम्हें पैसे बचाने की सोचती है। प्लीज रोहित, जरा टीटी से पूछ देखो ना, अगर हम वहां शिफ्ट कर जाएं तो कितना आराम हो जाएगा। मेरी उस मनोहार पर रोहित पसीज उठे थे। थोड़ी देर में आकर खुशखबरी सुनाई थी। चलो, तुम्हारी ही बात रही। टीटी ने कह दिया है हम वहां शिफ्ट कर सकते हैं। पर मैं फिर कह रहा हूं, यहीं बैठी रहो। व्यर्थ इतना सारा सामान ढोकर उधर ले जाना होगा। थोड़ी सी तकलीफ के लिए तुम 2 दिनों की तकलीफ सह सकते हो। जरा कूली को बुला लो, छोटा मोटा सामान हम ही ले चलेंगे। रोहित के अनुसार जो मिल गया उससे संतोष कर पाना मेरा स्वभाव ही नहीं है। भांजे की शादी में जाने के लिए ढेर सा सामान बांधते देख रोहित ने नाराजगी दिखाई थी। लगता है पूरा घर खाली करके साथ ले जाना है। ट्रेन से सफर करना है, कौन उठाएगा इतना सामान। वाह, शादी ब्याह में भी 4 ही साड़ी ले जाऊंगी। साथ में लड़कियां हैं, शादी में भी अच्छे कपड़े नहीं पहनेंगे तो कब पहनेंगे बताओ। प्रज्ञा और मेघा के साथ उनकी 2 सहेलियां भी आनंद की शादी में सम्मिलित होने जा रही थीं। 5 स्त्रियों के सामने भला रोहित अकेले की कैसे चलती। हार कर रोहित कूली बुला लाए थे। खाली कूपे में पहुंचते ही मेघा चहक उठी थी। वाह, मजा आ गया। यहाँ तो अब हमारा ही राज्य है। पापा, यहाँ तो छठे व्यक्ति की तरह आप भी बैठ सकते हैं। प्रज्ञा माँ की बुद्धिमानी पर मुग्ध थी। अब आगरा तक की जर्नी नहीं खलेगी। मम्मी, यू आर द ग्रेट। प्रज्ञा हमेशा से मातृभक्त थी। पापा, अब तो ढेर सी मूंगफली खरीद लाइए, साथ में मिर्चों वाला नमक भी जरूर लाइएगा। मेघा ने लाड दिखाया था। 1 घंटे मोरी में ठहरने की ट्रेन की बाध्यता थी। जमशेदपुर से आने वाली ट्रेन के डिब्बे इसी गाड़ी में जोड़े जाते हैं। प्रज्ञा और मेघा भगवान से विनती किए जा रही थीं कि उनके कंपार्टमेंट में ज्यादा भीड़ ना आए। रोहित के मूंगफली ले वापस आने तक दूसरे प्लेटफॉर्म पर जमशेदपुर की ट्रेन आ पहुंची थी। उस ट्रेन से उतरकर हमारी ट्रेन में आने वाले यात्रियों की रेलपेल के साथ प्लेटफॉर्म जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठा था। भगवा वस्त्रों में युवकों का एक जत्था हमारे कंपार्टमेंट की ओर झपटा आ रहा था। सबके हाथ में एक एक झंडा और माथे पर राम नामी पट्टी बंधी थी। अरे ओ सुरेशवा, देख तो, राम जी हमारे खातिर ई बोगिया भेज दिहन है। जय श्री राम। आइए सब इसी में प्रवेश लें। दूसरे युवक ने हमारे कंपार्टमेंट में जय घोष किया था। युवकों का जत्था इस तेजी से कंपार्टमेंट में प्रविष्ट हुआ कि मिनटों में पूरा कंपार्टमेंट भगवा रंग में रंग गया। ए साहबान, आप सब किसी और बोगिया में चले जाएं। ये डिब्बा हमरे खातिर है, जल्दी करें। बर्थ पर डंडा खटखटाते युवक ने घोषणा की थी। क्या कहते हो भाई, हमारा इसमें रिजर्वेशन है। एक सज्जन झुंझला उठे थे। अरे, हमारा रिजर्वेशन भगवान राम कराए हैं, जल्दी करो नहीं तो मामला गंभीर बन जाए। समझ रहे हो ना। सज्जन के साथ की लड़कियों की ओर युवक ने इशारा किया था। युवकों ने डंडे पीटने के साथ जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए थे। अभी तक उनकी दृष्टि लेडीज कूपे पर नहीं पड़ी थी। प्रज्ञा, मेघा और उसकी सहेलियां इस अचानक शोर से घबरा उठी थी। मम्मी, अब क्या होगा? मेघा डर गई थी। होना क्या है, हमारी बर्थ है, हम यहाँ रहेंगे। मैंने उन्हें आश्वस्त किया था। युवकों ने डंडे के जोर पर थोड़ी ही देर में कंपार्टमेंट खाली करा लिया था। 2 व्यक्तियों ने बर्थ से हटना स्वीकार करना चाहा था। तुम्हारा रिजर्वेशन टिकट कहाँ है? 67-68 हमारी बर्थ है, ये देखो हमारे टिकट। व्यक्ति के वाक्य पूरा होने के पहले एक युवक ने उसके हाथ से टिकट छीन लिए थे। हम आपके खातिर गोली खाए जा रहे हैं और आप ये टिकट दिखाते हैं। जय श्री राम। अरे तू तो निखालिस बुद्धू ही रहा विनोदवा। अरे हम सीने पे गोली खाए जा रहे हैं, यही कारण ई भालू मानस अपना टिकट तो हका दे दिए हैं। अरे ला, हम देखें इनका सिटवा। युवक ने दोनों टिकट फाड़कर हवा में उछाल दिए थे। अरे गुंडागर्दी की भी हद होती है, मेरे टिकट फाड़ दिए। अभी टीटी को बुलाता हूँ। महेश, तुम जरा सामान देखना, मैं अभी आया। एक व्यक्ति उत्तेजना में कंपार्टमेंट से नीचे उतरने लगा था। अरे आप निश्चिंत हो जाएं,
हम आपका समन्वय अच्छे से रखेंगे भाई। एक युवक आंख दबा मुस्कुराया था। जय श्री राम। अन्य युवकों ने जय घोष किया था। उनकी मुद्राओं को देख दूसरा व्यक्ति डर गया था। सामान सहित कंपार्टमेंट छोड़कर उतर जाने में ही उसने भलाई समझी थी। लड़कियां अब तक इस सारे कांड को कौतुक से देख रही थीं। शायद उन्हें कुछ मजा भी आने लगा था। पापा, हम लोग भी राम सेवक बन गए हैं ना? मेघा ने पूछा था। चुप रहो, हमें दूसरे कंपार्टमेंट में ही रहना चाहिए था। ये सब पूरे गुंडे लग रहे हैं। रोहित लड़कों के व्यवहार से क्षुब्ध थे। वाह, अच्छी कही। अरे, एक तो इनकी वजह से हमें पूरा खाली कंपार्टमेंट मिल गया है, उस पर तुम कहीं और जाने की बात कर रहे हो। मैं नाराज हो उठी थी। ठीक है, बाद में मुझे दोष मत देना। चेहरे के सामने अखबार खोल रोहित ने अपने मनोभाव छिपा लिए थे। पूरे प्लेटफॉर्म पर डंडे ठकठकाते युवक छा गए थे। अयोध्या में शीस नवाएंगे, सीने पे गोली खाएंगे। जय श्री राम। श्री राम के जय जयकार से सारी दिशाएं गूंज उठी थीं। प्लेटफॉर्म के खींचे ठेले वाले इन नारों से अभिभूत दिख रहे थे। लड़कों के एक जत्थे ने मूंगफली के खींचे पर धावा बोल दिया था। दूसरा ग्रुप फलों की टोकरी से संतरे उठा मजे से छील खा रहा था। भैया पैसे? दबे स्वर में मूंगफली वाले ने विनती सी की थी। अरे भैया, तोरे खातिर हम गोली खाने जा रहे हैं और तुम पैसवा मांगते हो? एक युवक ने आश्चर्य व्यक्त किया। हे भगवान, चुल्लू भर पानी में डूब मरे वाली बात है। जय श्री राम। मिनटों में प्लेटफॉर्म पर लूटमार का सा दृश्य उपस्थित हो गया। खोचे वाले बचा खुचा सामान उठा भागते नजर आ रहे थे और श्रीराम के भक्त भगदड़ से उत्पन्न स्थिति का मजा उठा रहे थे। कैसन खदेड़ा है सालों को। एक लड़का अपनी वीरता का बखान कर रहा था। ट्रेन का सिग्नल हो गया था। सीटी के साथ डंडे पटकते श्रीराम भक्त कंपार्टमेंट में कूदकर चढ़ आए थे। रोहित ने उनके आने से पहले ही हमारे कैबिन के द्वार बंद कर लिए। खालिस मजा आ रहा है यार। कैसन मीठे संतरे थे। श्री राम जी की कृपा बनी रहे। आनंद ही आनंद है। कॉलेजवा बंद पड़ा है, घर में बोर हो गई थे। श्री राम जी ने बुलवा भेजा। तार लिया रे। अरे ओ भगनवा, तनी कुछ गीत गाइन हो जाए। काहे नहीं है बहिन लो। जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मोरी पूनमवा, तोहरा इंतजार है। हाय रे, तू और तोहार पूनमवा राम जी के दरबार में जा रहा है, तब बहिन पूनमवा को बुलावा दे रहा है। जोरों के ठहाकों ने हमें दहला दिया था। सच कहे भगनवा, ई पूनमवा से तोहार आशनाई कैसन है भई? बड़ी जालिम लड़की है। शरम कर मुन्ना, यार की प्रेमिका है पूनम, उस पर छीटा कशी ठीक नहीं भाई। अरे काहे की शरम, हम यार तो सब मिल बांट कर खाने वाले हैं। क्यों, ठीक कहा ना मगन भाई? सुलहो आने ठीक, तो हार जोरू हमार जोरू, कहो कैसन रही? मेरे कानों में उनके अश्लील वाक्य गर्म शीशे से चटक रहे थे। रोहित की ओर आंख उठा देखने की भी हिम्मत नहीं थी। लड़कियों की सोच दिल कांप उठा था। हे भगवान, किसी तरह हमारी रक्षा कर। मन ही मन में भगवान से प्रार्थना कर रही थी। दूसरे स्टेशन पर रोहित उतरने लगे थे। पीछे से रोहित की शर्ट खींच मैं बुदबुदाई थी। कहाँ जा रहे हो? टीटी को बुलाने जा रहा हूँ, कुछ उत्तेजित स्वर में रोहित बोले थे। चुप रहो, टीटी क्या कर लेगा? अब तो कान में तेल डाले बैठे रहो, कोई फायदा नहीं। होगा क्यों नहीं, अभी स्टेशन मास्टर को बुलाता हूँ। प्लीज पापा, आप बाहर मत जाइए, लड़कियों ने विनती की थी। चलो डिब्बा बदल लेते हैं, रोहित ने सुझाव दिया था। इतनी रात में किस डिब्बे में जगह खोजेंगे? हमारे पास सामान भी तो कम नहीं है। अब तो भगवान का नाम लेकर यहीं बैठे रहो। इस समय सचमुच इतना अधिक सामान साथ लाने का मुझे दुख हो रहा था। हमारी बातों की कुछ भनक शायद लड़कों को मिल गई थी। क्या बात है आंटी जी, कोई परेशानी है का? हमारे कैबिन के द्वार पर डंडा ठकठका किसी ने पूछा था। लड़कियां डरकर सिमट गई थीं। रोहित की दृष्टि मुझ पर आ टिकी थी। नहीं भैया, कोई बात नहीं है, साहस कर मैंने जवाब दिया था। अरे अंकल जी, आप काहे दरबे में बंद बैठे हैं? तनिक बाहर आए, आपका कोई नुकसान नहीं करेंगे। तैश में उठे रोहित ने कैबिन का द्वार खोल दिया था। रोहित के बाहर निकलते ही मैं भी उनके पीछे बाहर आ गई थी। बाहर आते आते प्रज्ञा को कैबिन द्वार अंदर से लॉक कर देने के निर्देश दिए थे। आइए आइए आंटी जी, कहिए कहाँ जाना हो रहा है? एक लड़के ने पांव सिकोड़ हमारी बैठने के लिए स्थान बना दिया था। रोहित के पास ही मैं भी सिमट कर बैठ गई थी। मेरी बहन बहुत बीमार है, उन्हें ही देखने जा रहे हैं। रोहित के उत्तर देने के पहले ही मैंने अपनी बुद्धि का परिचय दिया था। ओह, हम तो समझे आप किसी के ब्याह में जा रही हैं आंटी। न भैया, हम तो मुश्किल में जा रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? उनसे मित्रतापूर्ण व्यवहार करने में ही बुद्धिमानी थी। हम लोग तो जमशेदपुर से भी 20 कोस दूर से आ रहे हैं। अयोध्या में कार सेवा करने जा रहे हैं।
आप तो बहुत महान काम के लिए जा रहे हैं। क्या स्कूल कॉलेज बंद है? अरे कॉलेजवा तो बंदे रहत है। ये पूछिए क्या कॉलेज खुला है? खाली टाइम सोचा श्री राम जी के दर्शन का पुण्य ही उठा आए। एक दबंग से युवक ने अक्खड़ लहजे में जवाब दिया था। यह तो ठीक ही बात है, आजकल स्कूल कॉलेजों की बुरी हालत है। इस बारे में मेरा लेख तैयार है, जल्दी ही आप पढ़ेंगे। क्या आप पत्रकार हैं? युवक की तीखी आवाज पर रोहित चौंक गए। यह कहाँ की पत्रकार हैं, स्कूल में टीचर हैं। कहानी कविता लिखने का शौक भर है। रोहित को मानो किसी खतरे का आभास सा हुआ था। उनकी बात पर अविश्वास करती युवक की तीखी दृष्टि मुझ पर पड़ गई थी। उसकी उस दृष्टि से मैं भी असहज सी हो उठी थी। अब आप लोग आराम करें, आपको तो बहुत दूर जाना है। चले रोहित। उन जैसे अभद्र लड़कों के प्रति मेरा खुशामदी व्यवहार समय की मांग थी। साथ जा रही लड़कियों की चिंता से मेरा कंठ सूखा जा रहा था। अगर ये उद्दंड लड़के कुछ करने पर उतारू हो जाएं, तो अकेले रोहित क्या कर सकेंगे? हाँ हाँ, आप आराम करें। खाना वाना खाया है? रोहित भी जैसे डर से गए थे। कुछ घंटों पहले स्टेशन पर उनकी लूटमार का दृश्य रोहित भूले नहीं थे। कैबिन में प्रविष्ट हो द्वार की सौकल बंद करते रोहित के मुख पर अभरे आक्रोश ने मुझे डरा दिया था। ट्रेन अपनी मध्यम रफ्तार से जा रही थी। रात का घना अंधेरा मेरे अंदर तक उतर आया था। लड़कियां ऊपर की बर्थ पर दुबक गई थीं। नीचे की बर्थ पर मैं और रोहित बेहद तनाव में जाग रहे। हमारा रोम रोम मानो कान बन गया था। बाहर से उनके शील अश्लील वाक्य हमें दहला जाते थे। अरे उस सुरेशवा, जरा हमको भी चुस्की लगवा दे। साला अकेला अकेला ही मजा ले रहा है। अरे काहे मरे जात हो, ले तू भी मजा ले ले। उनके सम्मिलित अट्टाहास से मैं सिहर गई थी। अजीब सी गंध से जी घबरा उठा था। रोहित धीमे से बुदबुदाए थे। गांजा चरस पी रहे हैं। रोहित, इनकी स्थिति के लिए क्या किसी हद तक हम जिम्मेदार नहीं हैं? क्या कह रही हो? अगर इनकी शिक्षा नियमित रूप से चलती तो इन्हें इन कार्यों के लिए क्या अवकाश मिल पाता? ये तुम नहीं, तुम्हारी अध्यापिका बोल रही है। शिक्षा के बाद की बेरोजगारी भी तो इन्हें निरुत्साहित करती है। हमारे प्रति इनका आक्रोश भी तो स्वाभाविक है। इसका मतलब ये तो नहीं कि गुंडागर्दी पर उतर आए। इन्हें गुमराह करने वाले भी तो हम में से ही हैं। इन्हें तो राजनीतिज्ञ अपना मोहरा बना लेते हैं, दंड यह भुगतते हैं। अपना व्याख्यान उन्हें दिया तो था, क्या नतीजा निकला? रोहित नाराज हो उठे थे। एक पल की बात से क्या परिवर्तन संभव है रोहित? तो उनके साथ तुम भी चली जाओ, पूरे समय भाषण पिलाती रहना। रोहित का तनाव मैं समझ सकती थी। तनाव में मैं भी थी। पर रोहित का अकेले पुरुष के रूप में बेहद तनावग्रस्त होना स्वाभाविक था। अंततः हम सबके लिए वह अकेले ही तो उत्तरदायी थे। किसी स्टेशन पर ट्रेन रुकी थी। शीशे से बाहर देखने पर बाहर काफी सन्नाटा पसरा हुआ था। एक प्रौढ़ महिला के साथ आए व्यक्ति हमारे कंपार्टमेंट का द्वार खटखटा रहे थे। कई बार जोरों की दस्तक पर एक लड़के ने चिल्लाकर कहा था, देखते नहीं ये बोगी रिजर्व है। कैसे रिजर्व है? हमारा टिकट इसी बोगी का है। दरवाजा खोलिए। नहीं खोलेंगे, जो करना हो कर लो। देखो बेटा, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ। खड़ी खड़ी चली चलूंगी, मुझे आने दो। प्रौढ़ लगभग गिड़गिड़ाई थी। अरे वाह, ये अपने पिताश्री तो बड़े ग्रेट निकले यार। हमें पता ही नहीं हमारी एक और माताश्री यहाँ रहती है। जी चाहता बाहर निकल उन्हें धिक्कारूं। माँ तुल्य महिला के साथ ऐसा अभद्र व्यवहार। रोहित की स्थिति मुझसे भी बदतर थी। कुछ न कर पाने की छटपटाहट से वह तिलमिला रहे थे। अगर हम साथ न होते तो उन लड़कों का यह अश्लील व्यवहार स्वीकार कर पाना रोहित के लिए संभव होता। महिला के साथ आए पुरुषों में से एक टिकट चेकर को खोजने चला गया था। दूसरा बार बार द्वार खोले जाने के लिए अनुनय करता रहा। थोड़ी ही देर बाद टीटी को खोजने गया व्यक्ति हताश लौट आया था। न जाने कहाँ जाकर सो गया है, किसी का कहीं पता ही नहीं है। ट्रेन छूटने ही वाली है। उमेश माजी को बगल वाले कंपार्टमेंट में बिठा दो, आगे देखा जाएगा। ट्रेन में आरक्षण होते हुए भी किसी भीड़ भरे कंपार्टमेंट में उन्हें शरण मिल सकी या नहीं हम नहीं जान सके। महीनों पहले से आरक्षण कराने का क्या लाभ? लड़कियां पता नहीं सो पा रही थी या नहीं। हम सब भावी आशंका से त्रस्त जागते हुए भी सोने का बहाना किए पड़े थे। आतंक का दूसरा दौर शुरू हो चुका था। बंद दरवाजे पर डंडों की ठकठकाहट गूंज उठी। आंटी जी क्या सो गईं? जरा बाहर आइए, बात करें। वह से खून जम गया था। उसके बाद तो डंडों की ठकठकाहट जैसे रूटीन बन गई। जिस तरह थोड़ी थोड़ी देर में वे जय श्री राम के नारे लगाते थे, उसी तरह थोड़ी थोड़ी देर में द्वार पर डंडे ठकठका उस कंपार्टमेंट में यात्रा करने का दंड हमें दे रहे थे। डर और आतंक से हम मौन पड़े किसी अनहोनी की प्रतीक्षा कर रहे थे। बस अब द्वार खुला और चुनार पर ट्रेन के रुकते ही कार सेवकों के जय घोष ने चौंका दिया था। जय श्री राम, जय बजरंग बली। उतरो उतरो, सरयू स्नान करने जाना है, यहीं से गाड़ी बदलनी है। कुछ ही देर में सारे सेवक उतर गए थे।
मानसिक दुश्चिंता से उबरने की राहत कितनी सुखदायी होती है, उस पल जान सके थे। प्रज्ञा ने ऊपर की बर्थ से नीचे झाँक कर देखा था। नाओ रिलैक्स मम्मी, पूरी रात सो नहीं पाई थी ना? क्या प्रज्ञा, मेघा, आभा, नेहा कोई भी सो पाई थी? अभी हम उस मानसिक यंत्रणा से उबर भी न पाए थे कि हमारे कैबिन के द्वार पर जोरों की दस्तक पड़ी थी। कौन? ये लेडीज कूपे हैं, दरवाजा खोलिए, टिकट चेक करना है। मेरा क्रोध चरम सीमा पर था। फटाक से द्वार खोल मैं लगभग चीख पड़ी थी। अब तक कहाँ गायब थे आप? जानते हैं हमने किस तरह से रात गुजारी है? पूरे कंपार्टमेंट में जब बिना टिकट यात्रियों का राज्य था, तब टिकट चेक करने क्यों नहीं आए? आपकी रिपोर्ट ऊपर तक भेजूंगा, अगले ठिकाने आ जाएगी। रोहित तैश में हाँप उठे थे। क्षमा कीजिए, हम क्या कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? अगर आप आते तो हम सब आपकी मदद करते। इस तरह गुंडागर्दी को बढ़ावा तो नहीं मिलता। ऐसी बात है तो सुनिए, अभी कुछ दिन पहले एक सज्जन अपनी किशोरी लड़की के साथ यात्रा कर रहे थे। ऐसे ही कुछ असामाजिक तत्वों ने लड़की से छेड़छाड़ शुरू की। पिता ने विरोध करना चाहा तो उन्हें चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया था। हे भगवान, उस लड़की का क्या हुआ? मैं स्तब्ध हो उठी थी। भगवान जाने। और जानती हैं सजा किसे दी गई? बेचारा टिकट चेकर निलंबित कर दिया गया। पर अगर टिकट चेकर अपनी ड्यूटी ठीक से करता तो ऐसे एलिमेंट को कंपार्टमेंट में घुसने से तो रोका जा सकता था ना। रोहित का आक्रोश ठीक ही था। जिनके साथ अभी यात्रा कर रहे थे उनसे नीति व्यवस्था की बात क्या की जा सकती है? क्या कर सके आप? रोहित को जैसे तमाचा सा लगा था। सचमुच क्या कर सके हम? 21वीं सदी को अग्रसर हमारा देश और देश की भावी पीढ़ी। जनतंत्र का अर्थ क्या यही है? हमें मौन खड़ा छोड़ टिकट चेकर आगे चला गया था। दूसरे दिन प्रातः समाचार पत्रों पर दृष्टि पड़ते हम चौंक गए थे। हम तो केवल अपने बंद दरवाजे के तोड़े जाने के भय से आतंकित थे। उन्होंने तो पूरे देश की संस्कृति, मान सम्मान को आमूल ढहा डाला था। अभी आप सुन रहे थे पुष्पा सक्सेना जी की लिखी कहानी जय श्री राम।